साथियों, आज ये प्रेस वार्ता भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी उपलब्धि जो है उसके बाद है, उसके बारे में है। प्रधानमंत्री जी लाल किले की प्राचीर पे जब 15 अगस्त को भाषण देते हैं, अपनी सरकार की बड़ी बड़ी पॉलिसीज और अपनी सरकार के सबसे बड़े कार्यक्रमों के बारे में जनता को बताते हैं। मगर भारतीय जनता पार्टी अपने सबसे जरूरी और सबसे क्रिटिकल ऑपरेशन के बारे में लाल किले से चर्चा नहीं करते हैं, मगर वो चर्चा देश की जनता रोज करती है। और वो कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी का है ऑपरेशन लोटस। और ये ऑपरेशन लोटस क्या है? ऑपरेशन लोटस भारतीय जनता पार्टी का अपना इजाद किया हुआ शब्द है, जो शब्दकोश के अंदर आया, भारतीय राजनीति के शब्दकोश के अंदर इसकी उत्पत्ति भारतीय जनता पार्टी द्वारा हुई है। ऑपरेशन लोटस। ये ऑपरेशन क्या है? ये ऑपरेशन ये है कि जब जब राज्य सरकारों को चुनाव में जनता चुनकर भेजती है, उसमें खूब समय मिलता है भारतीय जनता पार्टी को उस राज्य सरकार के खिलाफ, उस पार्टी के खिलाफ प्रचार करने के लिए। प्रधानमंत्री स्वयं प्रचार करने हर राज्य में जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के सभी केंद्रीय मंत्री प्रचार में हर राज्य में जाते हैं, चाहे दिल्ली जैसा छोटा शहर हो, चाहे वेस्ट बंगाल जैसा बड़ा जो है राज्य हो, प्रधानमंत्री स्वयं उतरते हैं। चाहे महाराष्ट्र हो, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री स्वयं उतरते हैं मैदान में और प्रचार करते हैं। और जब प्रचार के बाद उस राज्य की जनता भारतीय जनता पार्टी को रिजेक्ट करती है और किसी दूसरी पार्टी को चुनती है, तब जनता के फैसले के खिलाफ एक षड्यंत्र शुरू होता है। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मुख्यालय से वो षड्यंत्र शुरू होता है और उस षड्यंत्र का नाम है ऑपरेशन लोटस। ये ऑपरेशन लोटस हमने मध्य प्रदेश में देखा, जहां कांग्रेस के विधायकों को तोड़कर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बनाई, जनता को धोखा दिया। जनता की चुनी हुई सरकार को गोवा में गिराया गया और भारतीय जनता पार्टी ने विधायकों को तोड़कर अपनी सरकार बनाई। ऑपरेशन लोटस द्वारा जनता को धोखा दिया। कर्नाटक के अंदर जेडीएस और कांग्रेस की चुनी हुई सरकार को गिराया गया। ऑपरेशन लोटस सीधा केंद्रीय भाजपा ऑफिस से चलाया गया। जनता की उम्मीद के खिलाफ जनता को धोखा देते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई गई। अरुणाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने यह किया, हम सब ने देखा। और अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के अंदर हमने देखा कैसे कांग्रेस के विधायकों को तोड़ के शिवराज सिंह चौहान को दोबारा बनाया गया। भारतीय जनता पार्टी ने पहले महाराष्ट्र में अजीत पवार के साथ एक ऑपरेशन लोटस का कार्यक्रम शुरू किया। एक दिन के अंदर 6 मुकदमे अजीत पवार साहब के साथ जो दर्ज थे वो हटाए गए। ऑपरेशन लोटस फेल हुआ, भारतीय जनता पार्टी लगी रही और अंततः पिछले महीने शिवसेना को तोड़ के जनता द्वारा चुनी हुई सरकार को गिराया गया। जनता सरकारें चुनती है और भारतीय जनता पार्टी सरकारें गिराती है। दिल्ली में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने ऑपरेशन लोटस चला के दिल्ली की सरकार को गिराने की पूरी कोशिश की। ये इनकी मोडस ऑपरेंडी है, ये इनकी कार्यशैली है। सबसे पहले
पार्टी के अंदर नंबर 2 के नेता को अंकित किया गया कि मनीष सिसोदिया पार्टी के नंबर 2 के नेता हैं, इनको टारगेट किया जाएगा। उनके खिलाफ स्कूलों के कमरों को बनाने की गड़बड़ी के अंदर एक बड़ा कैंपेन भारतीय जनता पार्टी ने चलाया। उसमें कुछ नहीं निकला, भारतीय जनता पार्टी हताश हुई। उसके बाद एक्साइज पॉलिसी के अंदर मनीष सिसोदिया जी के खिलाफ आरोप लगाए। उनके खिलाफ कई महीनों से कैंपेन चलाया गया। कैंपेन चलाने के बाद सीबीआई की जांच की धमकी दी गई, सीबीआई की एफआईआर दर्ज की गई। सीबीआई ने 31 जगह छापे मारे। 14 घंटे मनीष जी के यहां 30 सीबीआई के अफसर रहे। उनका चप्पा चप्पा छाना, सीबीआई को कुछ नहीं मिला, न पैसा मिला, न सोना मिला, न कोई बेनामी संपत्ति के कागज मिले। और उसके बाद इतना दबाव बनाने के बाद मनीष जी को कहा गया कि आप भारतीय जनता पार्टी में आ जाइए, आपको मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाएंगे, आम आदमी पार्टी की सरकार गिरानी है। कुल मिला के ऑपरेशन लोटस, भारतीय जनता पार्टी का ऑपरेशन लोटस दिल्ली के अंदर दूसरी बार हमने फेल किया। पहली बार कब फेल किया वो भी बताएंगे, और दूसरी बार आज हमने भारतीय जनता पार्टी का ऑपरेशन लोटस फेल किया। जनता की चुनी हुई सरकार को गिराने का ऑपरेशन हमने फेल किया। एक वीडियो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। यह वीडियो तब का है जब हम लोगों ने मीडिया के आगे बताया कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के आम आदमी पार्टी के पास फोन आ रहे हैं। 5-5 करोड़ रुपए के ऑफर आम आदमी के विधायकों को दिए जा रहे हैं कि आप आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आ जाइए। मीडिया के हमारे मित्रों ने बहुत सवाल उठाए, सबूत कहां है? भारतीय जनता पार्टी ने कहा ये झूठ बोल रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता, हमें क्या जरूरत है आम आदमी पार्टी की, हम इनको क्यों लेंगे, इनको तो हम चिमटे से भी नहीं छुएंगे। और उसके बाद जो ऑपरेशन लोटस का पर्दाफाश भारतीय राजनीति में हमने किया, इससे बड़ा पर्दाफाश आज तक किसी ने नहीं किया होगा। यह आज तक का सबसे बड़ा पर्दाफाश वो है जो हमने किया भारतीय जनता पार्टी का। एक बार वीडियो दिखाएंगे इसको। ऑफर 2014 का ये स्टिंग ऑपरेशन है, और मैं अपने मीडिया के साथियों को यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस मामले में भी बीजेपी का ऐसा पर्दाफाश करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी किसी राज्य की सरकार को तोड़ने की कोशिश दोबारा नहीं करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके पास कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। कल से लगातार जब से ये खुलासा हुआ है, मनीष जी ने ट्वीट करा, जब भी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, जब ये वीडियो भी दिखा रहे हैं तो उस नाम का खुलासा आप आपकी पार्टी। जी, मैं पत्रकार होने के नाते आपकी जो जिज्ञासा है वो पूरी तरह से समझता हूँ। मैं आपकी जगह होता, मेरे अंदर भी ये जिज्ञासा होती। मैं आप सब लोगों को ये आश्वस्त करना चाहता हूँ, बहुत जल्द उपयुक्त समय पे बड़ा पर्दाफाश करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के पैरों के तले से जमीन निकल जाएगी, ये मेरा आप लोगों से जो है आश्वासन है। जिस कॉल की आप बात कर रहे हैं वो दिल्ली बीजेपी से जी बीजेपी हेडक्वार्टर से, नेशनल टीम से आया, कहां से आया, ये तो बता सकते हैं? मैं सब कुछ बता सकता हूँ, मगर मैं एक पार्टी का बहुत छोटा सा नेता हूँ। जब पार्टी तय करेगी तो इसको बड़े मंच पे ढंग से हम लोग दिखाएंगे। आप लोगों को जो है हम लोग निराश नहीं करेंगे। क्या उसमें आप जो क्लेम कर रहे अच्छा, थे, अब आप पूछेंगे क्या वो 16 क्या कहते हैं 40 साल से ऊपर के नेता थे या नीचे के नेता थे? अच्छा ये बता दीजिए, ऑफर रेट के पहले आया बाद आया? और ऑफर में क्या था? सरकार बनानी है, मुख्यमंत्री का पद है, पैसा है, क्या था ऑफर जिसका दावा आप एटलीस्ट पहले बात करो भाई। बहुत सारी डिटेल मैं नहीं बता सकता। मोटे तौर पे
मनीष सिसोदिया जी को भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार बनाने का ऑफर है और उसके क्या कहते हैं, उसके बदले जो है सभी केसेस जो भी हैं इनके ऊपर, सीबीआई का, ईडी का, स्कूलों का जो मामला चलाया हुआ है, सबको वापस करने की जो है बात कही गई है। और ये एलिगेशन और काउंटर एलिगेशन, हाँ। अभी बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, हाँ, सवाल लगातार यही चल रहा है, वही चल रहा है। पार्टी के पास कुछ है, राइट, खुलासा क्यों नहीं करते? करेंगे। बीजेपी मैं यही बोल रहा हूँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं को मैंने सुना कि हम तो चिमटे से भी आम आदमी पार्टी के विधायकों को नहीं छुएंगे, चिमटे से। आज आम आदमी पार्टी की सरकार 2 राज्यों में है, उस वक्त तो आम आदमी पार्टी की सरकार ही नहीं थी। सस्पेंडेड एनिमेशन में 28 एमएलए ऐसे घूम रहे होते थे जैसे गली के अंदर कोई ऐसे ही घूम रहा हो, ऐसे घूमते थे। मैं भी विधायक था उसमें, पहचानते नहीं थे लोग हमको, तभी दिनेश मोनिया स्टिंग भी कर पाए। हम गली से निकल जाते थे तो बताना पड़ता था, भाई ये एमएलए, अच्छा ये है, अच्छा ये हालत थी हमारी। और आप देखिए वो प्रेस वार्ता करने के लिए पार्टी के पास ऑफिस नहीं था, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बैठ के वो प्रेस वार्ता की जा रही है। और विधायकों की मीटिंग करने के लिए दिल्ली में जगह नहीं थी। मैं आपको बताऊं, जिस दिन ये स्टिंग ऑपरेशन हुआ, ये हमारा जो पुराना ऑफिस था गाजियाबाद में, जहां पे अरविंद जी को फ्लैट मिला हुआ था सरकारी, वहां पे किसी ने अपने कोठी का ग्राउंड फ्लोर दे रखा था, वहां पे एमएलए की मीटिंग होती थी। ये वो समय था जब भारतीय जनता पार्टी के नेता, हमने 4 करोड़ रुपए का ऑफर देते हुए वीडियो पे दिखाया। अब भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता बैठते हैं टीवी पे, कहते हैं अरे तो एफआईआर क्यों नहीं दर्ज करा देते हमारे खिलाफ? भैया एफआईआर तो इस केस में भी दर्ज करिए। ऑपरेशन स्टिंग ऑपरेशन है, वीडियो है, गवाह है, सब कुछ है, आप सब जानते हैं। इसके अंदर कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। 2014 से आज 2022 आ गया, 8 साल हो गए, कुछ नहीं हुआ इसके अंदर। हमें कानून से जो है कोई उम्मीद नहीं है कि दिल्ली पुलिस जो है इसके अंदर कोई उस नेता को पकड़ के जो है वो जेल के अंदर डाल देगी। तुम्हारी कैसे हिम्मत हुई कि तुमने उप मुख्यमंत्री को ब्लैकमेल करके ये ऑफर दिया? हमें पूरा इस दिल्ली के अंदर जो व्यवस्था है पुलिस। भारत को आजाद हुए 75 साल हो गए। इस साल पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। हम आजादी के 75वें साल की सालगिरह मना रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी खुद लाल किले पे खड़े होकर कहते हैं कि हमें गर्व होना चाहिए कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। प्रधानमंत्री मोदी जी लाल किले पे खड़े होके ये कहते हैं कि भारत का संविधान बनाने वालों ने भारत को लोकतंत्र बनाया, हर नागरिक को लोकतांत्रिक अधिकार दिया। मैं आज प्रधानमंत्री मोदी जी को याद दिलाना चाहूंगी कि ये लोकतंत्र क्या होता है। लोकतंत्र में भारत की जनता को वोट देने का अधिकार मिला। लोकतंत्र में भारत की जनता को चुनने का अधिकार मिला कि वो किस पार्टी की सरकार, किस वादों की सरकार बनाना चाहती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का लोकतंत्र में भरोसा नहीं है, या भारतीय जनता पार्टी का कह सकते हैं कि लोकतंत्र पर एक सिलेक्टिव भरोसा है। जब चुनाव होते हैं, भारतीय जनता पार्टी और सारी पार्टियां चुनाव के मैदान में उतरती हैं, कैंपेन करती हैं। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत जाती है, वहां पर तो लोकतंत्र का फैसला, जनता का फैसला सर माथे पर जहां जहां भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार जाती है और किसी दूसरी पार्टी की सरकार बन जाती है, फिर वहां पे लोकतंत्र नहीं चलता। फिर वहां पर भारतीय जनता पार्टी का ऑपरेशन लोटस चलता है। क्या है भारतीय जनता पार्टी का ऑपरेशन लोटस?
कि जिन जिन राज्यों में अगर किसी और पार्टी की सरकार बन जाए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ना बने तो साम दाम दंड भेद से उस पार्टी की सरकार को गिरा दिया जाए। फिर चाहे उसमें केंद्रीय जांच एजेंसीज को लगाना हो, चाहे सीबीआई और ईडी को लगाना हो, उनके द्वारा केस करवाने हो, चाहे दूसरी तरफ पैसे के ऑफर देने हो, बड़े बड़े पदों के ऑफर देने हो, मुख्यमंत्री के पद का ऑफर देना हो, किसी भी साम दाम दंड भेद से दूसरी किसी भी पार्टी की सरकार बन जाए तो भारतीय जनता पार्टी ये चक्रव्यूह बनाना शुरू कर देती है कि किस तरह से ऑपरेशन लोटस करके उस सरकार को गिराया जाए। और ये ऑपरेशन लोटस शब्द हमारा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी गर्व करती है अपने ऑपरेशन लोटस पर कि चुनाव से क्या फर्क पड़ता है, लोकतंत्र से क्या फर्क पड़ता है, कोई भी पार्टी चुनाव जीत कर आए हम तो आखिरकार उस पार्टी की सरकार को गिराकर अपनी सरकार बना ही लेंगे। यह सिलसिला कब से शुरू हुआ? यह सिलसिला 2014 से ही भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर दिया। अरुणाचल प्रदेश से कांग्रेस के पेमा खांडू से शुरुआत हुई, जिन पे बड़े बड़े केस थे 2014 में। और जैसे ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, सारे मुकदमे खत्म, 32 एमएलए को लेकर आए वो भारतीय जनता पार्टी में और अरुणाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। गोवा में 2017 में भारतीय जनता पार्टी की मेजॉरिटी नहीं थी, 40 में से सिर्फ और सिर्फ 13 सीटें आई थी भारतीय जनता पार्टी की। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन फिर भारतीय जनता पार्टी ने फिर से साम दाम दंड भेद से कांग्रेस के दूसरी पार्टियों के विधायकों को डरा के धमका के खरीद के अपनी सरकार बना ली। मणिपुर में 2017 में सिर्फ 60 में से 21 सीटें आई थी, वहां पर भी मणिपुर में ऑपरेशन लोटस किया गया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। मेघालय में 2018 में भारतीय जनता पार्टी की 60 में से केवल 2 सीटें थी जब ऑपरेशन लोटस शुरू हुआ। और ऑपरेशन लोटस का नतीजा कि 60 में से 2 सीटें लाने वाली भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बना ली। ये लिस्ट चलती जाती है, इसमें मध्य प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, कई राज्य हैं जहां पर इसी प्रकार से ऑपरेशन लोटस किया गया। दिल्ली में भी इसी ऑपरेशन लोटस की कोशिश पिछले कुछ महीनों से चल रही है। इसी ऑपरेशन लोटस के तहत दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जी पे तरह तरह की शिकायतें, कभी स्कूल को लेके, कभी क्लासरूम को लेके, कभी एक्साइज पॉलिसी को लेके, कभी सीबीआई में दी जाती है, कभी एसीबी में दी जाती है, कभी दिल्ली पुलिस में दी जाती है। इन सब शिकायतों का कोई आधार नहीं है, लेकिन फिर भी उस पर दिल्ली पुलिस की जांच बैठाई जाती है, सीबीआई की जांच बैठाई जाती है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की जांच बैठाई जाती है। 14 घंटे तक दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी के घर पर रेड होती है, कुछ नहीं मिलता। ना पैसे मिलते हैं, ना सोने के बिस्किट मिलते हैं, ना जेवर मिलते हैं, ना बेनामी संपत्ति के कागजात मिलते हैं। लेकिन फिर भी अगले दिन यह खबर चल जाती है कि अब सीबीआई के बाद ईडी की रेड होने वाली है। इसी दौरान उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी को भारतीय जनता पार्टी से मैसेज आता है कि अगर सीबीआई और ईडी से बचना चाहते हो तो भारतीय जनता पार्टी में आ जाओ, सारे मुकदमे खत्म हो जाएंगे। उन्हें बोला जाता है कि आप पार्टी के नंबर 2 के नेता हो, आप अपने साथ अन्य विधायकों को लेकर आ जाइए,
क्या फर्क पड़ता है कि भारतीय जनता पार्टी के केवल 7 विधायक हैं? उन्होंने तो मेघालय में ऑपरेशन लोटस में से 2 विधायकों के साथ सरकार बना ली थी। तो वो मनीष सिसोदिया जी को कहते, आप पार्टी के नंबर 2 के नेता हो, आपकी भी इच्छा होती होगी कि मैं भी मुख्यमंत्री बनूं, तो आप अपने 7 विधायकों को लेकर आओ, आप भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री का चेहरा बनो, हम आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो उन्होंने यह ऑफर दिया कि एक तरफ हम आपके सारे केसेस खत्म कर देंगे और दूसरा आपको दिल्ली का मुख्यमंत्री बना देंगे। अब भारतीय जनता पार्टी का ये जो ऑपरेशन लोटस है, ये अलग अलग राज्यों में क्यों सफल हो पाता है? क्योंकि वहां के भी जो नेता हैं, जो विधायक हैं, जो मंत्री हैं, उन सब ने अलग अलग तरीके से भ्रष्टाचार किया हुआ है और भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय एजेंसियों से डरते हैं। उन्हें पता है कि सिर्फ एकमात्र तरीका है उन सब केसेस से बचने का, वो है भारतीय जनता पार्टी में चले जाना। इसकी तो पूरी पोल हर्षवर्धन पाटिल ने ही खोल दी थी, जो महाराष्ट्र के एमएलए हैं, जो कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में आए, जिन्होंने कहा कि जी जब से कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में आया हूं, चैन की नींद सोता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि अब मेरे पे कोई इंक्वायरी नहीं होने वाली, कोई जांच नहीं होने वाली। ये भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने खुद कहा। तो क्यों अलग अलग पार्टियों को भारतीय जनता पार्टी तोड़ पाती है? क्योंकि उनके नेताओं ने भी भ्रष्टाचार किया है और वो सीबीआई से, ईडी से, पुलिस से, इंटेलिजेंस सर्विसेज से, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से डरते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को पता नहीं है कि जब वो मनीष सिसोदिया को ऑफर देने आते हैं तो मनीष सिसोदिया जी जैसा कट्टर ईमानदार नेता उन्हें किसी पार्टी में नहीं मिलेगा। ना सिर्फ वो कट्टर ईमानदार हैं, वो कट्टर देशभक्त हैं। और उन्होंने खुद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कहा कि मैं तुम्हारी धमकियों से डरने वाला नहीं हूं। आज तो तुमने सीबीआई भेजी है, कल ईडी भेज दो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भेज दो, दिल्ली पुलिस भेज दो, तुम्हें एक पैसे का भ्रष्टाचार नहीं मिलेगा। और मैं आखिरी सांस तक अरविंद केजरीवाल के साथ खड़ा हूं और खड़ा रहूंगा, क्योंकि मेरा मकसद मुख्यमंत्री बनना नहीं है। मेरा मकसद इस देश को नंबर 1 बनाना है और इसलिए मैं अरविंद केजरीवाल के साथ खड़ा हूं। आज ये हमारे देश के लिए कितने दुख की बात है कि आज दुनिया की हर इंटरनेशनल रैंकिंग में भारत हर चीज में पीछे रहता जा रहा है। एक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की रिपोर्ट आती है जिसमें पूरी दुनिया भर के देशों की रैंकिंग होती है। 160 देशों में से भारत 131वें नंबर पे आता है। शिक्षा में 131। हमारे नीचे कौन आता है? अफ्रीका के कुछ देश। जहां पे स्वास्थ्य सुविधाओं की बात आती है तो 160 में से 140वें नंबर पे भारत आता है। हमारे पीछे कौन आता है? हमारे पीछे अफ्रीका कुछ देश आते हैं। हमारे बांग्लादेश जैसा देश हमसे आगे निकल गया है शिक्षा की व्यवस्था में, स्वास्थ्य की व्यवस्था में, अपने देश के नागरिकों को खाना देने की व्यवस्था में। बांग्लादेश भारत से आगे निकल गया है। रोज हम खबर पढ़ते हैं, रोज, कि किसी गांव में कोई महिला छटपटाती हुई मर गई क्योंकि सबसे पास का अस्पताल 50 किलोमीटर दूर था, सड़क नहीं थी, गाड़ी नहीं थी, बस नहीं थी, एम्बुलेंस नहीं थी और उस महिला की मौत हो गई। आजकल हम रोज अखबार में पढ़ते हैं कि बेरोजगार युवा अपनी जान ले लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं क्योंकि बेरोजगारी चरम पर है। आज भारत में एक आम परिवार को महंगाई की वजह से अपनी रोजमर्रा की जिंदगी चलानी मुश्किल हो रही है। आज हमारे युवा जो 12वीं का एग्जाम पास कर रहे हैं, कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं। भारत देश इतने बुरे हाल में है और हमारे प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार सिर्फ और सिर्फ दूसरी पार्टियों की सरकारें गिराने में लगी हुई है। मेरा प्रधानमंत्री जी से आग्रह है कि प्रधानमंत्री जी, इस देश के युवाओं के बारे में सोचिए,
इस देश की महिलाओं के बारे में सोचिए, इस देश के बच्चों के बारे में सोचिए, इस देश के नागरिकों के बारे में सोचिए। आज वो आपसे समाधान की उम्मीद कर रहे हैं और आप बैठ के दूसरी सरकारों के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। क्या आपको लगता है कि जिस राज्य में आपकी सरकार नहीं जीती वहां पे हमें ऑपरेशन लोटस करके सरकार को गिराना है? कि जैसे मध्य प्रदेश में गिरा दी, अरुणाचल में गिरा दी, गोवा में गिरा दी, मेघालय में गिरा दी, कर्नाटका में गिरा दी, मध्य प्रदेश में गिरा दी, अब हम दिल्ली में भी गिराना चाहते हैं। मेरा प्रधानमंत्री जी से आग्रह है, ये देश हम सबका है। आज दिल्ली में हम अच्छे सरकारी स्कूल, अच्छे सरकारी अस्पताल, युवाओं को रोजगार, महिलाओं को बस की यात्रा, पूरी दिल्ली में सीसीटीवी कैमरा दे पा रहे हैं। तो आप दिल्ली के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री को बुलाइए, उनके साथ बैठिए कि जैसे आपने दिल्ली में समस्याओं का समाधान किया है वो भी सरकार को मुनाफे में रखते हुए, तो हम और राज्यों में कैसे कर सकते हैं? हम पूरे देश में कैसे कर सकते हैं? आज प्रधानमंत्री जी, देश को ऑपरेशन लोटस की जरूरत नहीं है। आज देश को जरूरत है प्रधानमंत्री के नेतृत्व की। आज देश को जरूरत है सारी पार्टियों को साथ काम करने की। तो आज मेरी प्रधानमंत्री जी से अपील है कि वो और पार्टियों की सरकारें गिराने के बजाय देश के विकास पे ध्यान दें, देश के लोगों पे ध्यान दें। धन्यवाद। कोई क्वेश्चंस? बीजेपी के सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और बीते नए आरोप लगाए हैं आप लोगों पे कि जो एक्साइज पॉलिसी फॉर्मुलेट की गई थी उसमें लेवल प्लेइंग ग्राउंड नहीं था, अनडू एडवांटेज पहुंचाने के लिए पॉलिसी बनाई गई। इंडो स्पिरिट एक मैन्युफैक्चरर है जिसको L1 लाइसेंस दिया गया, जो मैन्युफैक्चरर भी है, फिर वो रिटेलर और होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर सब बन गया। इस तरह के बड़े नए और बड़े आरोप लगाए गए। चलिए, कम से कम भारतीय जनता पार्टी ने आज अपनी नई स्क्रिप्ट की जो शुरुआत करी है, कम से कम उन्होंने ये तो मान लिया कि जो स्क्रिप्ट 1 महीने से चला रहे थे उस स्क्रिप्ट में कोई दम नहीं था। क्योंकि पिछले 1 महीने से जो स्क्रिप्ट भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को मिला था उसमें 4 आंकड़े थे। एक 8,000 करोड़ का घोटाला, एक 1,100 करोड़ का घोटाला, एक 144 करोड़ का घोटाला और एक 30 करोड़ का घोटाला। ये 4 घोटाले पिछले 1 महीने से भारतीय जनता पार्टी की जो ये स्क्रिप्ट है उसमें चल रहे थे। अब भारतीय जनता पार्टी के साथ समस्या ये हो गई कि सीबीआई ने FIR फाइल कर दी और उस FIR में चलिए 8,000 नहीं, 1,100 भी नहीं, पर 144 और 30 करोड़ तक भी FIR नहीं पहुंची। तो अब भारतीय जनता पार्टी को कोई नई स्क्रिप्ट की जरूरत है। लेकिन जैसे एक्साइज पॉलिसी का हर कदम, एक्साइज पॉलिसी की हर डिसीजन जिस प्रकार से 100% लीगल तरीके से दी गई है, वैसे ही चाहे लाइसेंसेस दिए जाने हो, चाहे वेवर्स दिए जाने हो, सब कुछ 100% ड्यू प्रोसेस से हुआ है। मैं तो देखिए, अब तो उन्होंने सीबीआई की जांच शुरू कर ही दी है, सारे कागजात भी उनके पास हैं, तो अब उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की क्या जरूरत है? अगर इतना बड़ा घोटाला है तो सीबीआई को तो पता चल जाएगा। अब तो सारे डॉक्यूमेंट्स उनके पास हैं, अब तो वो फोन भी ले गए, कंप्यूटर भी ले गए, फाइल भी ले गए, हार्ड डिस्क ले गए, सब कुछ ले गए। तो अगर इतना बड़ा घोटाला हुआ है जैसा सुधांशु त्रिवेदी जी कह रहे हैं, तो सीबीआई को सुधांशु त्रिवेदी जी से पहले पता होना चाहिए ना। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सिर्फ और सिर्फ नई स्क्रिप्ट है, क्योंकि पिछली स्क्रिप्ट फेल हो गई है और ये स्क्रिप्ट भी आने वाले 2-3 हफ्ते चलेगी। उसके बाद एक नई स्क्रिप्ट लॉन्च कर दी जाएगी कि हो सकता है कि उसमें 8,000 के बजाय 10,000 करोड़ का घोटाला हो जाए, लेकिन इनमें से किसी भी आरोप में कोई भी आधार, कोई भी प्रमाण नहीं है। आतिशी, आपने रेवेन्यू की बात करी कि रेवेन्यू जो जनरेट हुआ है अभी तक किसी भी पॉलिसी में आम आदमी पार्टी की, उसमें कोई नुकसान नहीं हुआ है, प्रॉफिट है। अब बीजेपी ने जो अलर्ट कराया है वो कहते हैं कि एक्साइज पॉलिसी में 6,000 करोड़ के लमसम जो फिगर उन्होंने रखी है कि इसका रेवेन्यू लॉस
तो अगर रेवेन्यू लॉस था इस पॉलिसी में तो ये पॉलिसी क्यों इम्प्लीमेंट होगी? वो 6,000 करोड़ का ब्रेकअप तो बता दे। अभी तक जैसे मैंने कहा वो पिछले 1 महीने से 4 आंकड़े बता रहे थे, 8,000, 1,100, 144 और 30। अब वो चारों आंकड़े गायब हो गए। आज 6,000 का नया आंकड़ा वो लेके आए हैं। शाम तक उनके प्रवक्ता 4 और आंकड़े बता देंगे। क्योंकि देखिए समस्या क्या है कि अगर वो किसी तथ्य के आधार पर बात कर रहे होते तो तथ्य के आधार पर तो बात कंसिस्टेंट रहती है ना। मतलब ये नहीं हो सकता कि घोटाला 8,000 का भी है और 1,100 का भी है और 144 का भी है और 30 करोड़ का भी है और 6,000 का भी है। लेकिन हो ये रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वो आजकल बॉलीवुड स्क्रिप्ट राइटर्स का काम कर रहे हैं। अब वो जैसे नेटफ्लिक्स की सीरीज होती है ना कि उसमें एक एपिसोड के बाद अब अगला एपिसोड आना है। अब भाई जब अगला प्रेस कॉन्फ्रेंस करना है, सीरीज की अगली पीसी उनको रिलीज करनी है, तो उसमें जैसे अगले एपिसोड के लिए कुछ स्क्रिप्ट लिखना पड़ता है ना, तो उनको भी लिखना पड़ता है। अब हम अक्सर ये देखते हैं कि नेटफ्लिक्स की सीरीज में जब वो 4थे-5वें सीजन तक पहुंच जाती है ना, तो उसमें अजीब अजीब चीज़ें होने लग जाती हैं जो निराधार होती हैं, जो हम सोचते हैं कि भाई अब सीरीज खत्म कर दो, अब तुम्हारे पास कोई बात नहीं बची है। तो आजकल भारतीय जनता पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस नेटफ्लिक्स की सीरीज का सीजन 5 हो गया है, जहां पे उनके पास कोई बात कहने को बची नहीं है, पर बेचारों को रोज डायरेक्टर कहता है कि अब जाओ बैठ